काशीपुर किसान आत्महत्या मामला, मुख्यमंत्री ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। वहीं मामले को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने किया सरकार पर हमला। कुमाऊं की काशी बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरयाणी मेला 2026 का भव्य आगाज। 20 जनवरी तक नुमाइश मैदान में चलेगा उत्सव। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया शुभारंभ। अंकिता भंडारी प्रकरण में अनिल जोशी पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर को लेकर बवाल। मूल निवासी भू कानून संघर्ष समिति ने उठाए गंभीर सवाल। और सीएम धामी ने काशीपुर में सार्वजनिक लोहड़ी समारोह में की शिरकत। लोगों को दी पर्व की शुभकामनाएं। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के काशीपुर निवासी किसान सुखविंदर सिंह की आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह से नौजवान युवा किसान ने आत्महत्या करने से पहले जो उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को साझा किया है और उन्हें साफ तौर से कहा है कि उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से लेकर थाना इंचार्ज ने मेरी फरियाद नहीं सुनी और वह लोग, पूरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो माफिया थे, जिन्होंने लगातार उसको प्रताड़ित करने का काम किया, वह सारे भूमाफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती देर शाम नगला तराई रोड स्थित हर्ष एनक्लेव में सुमित गुब्बर के आवास पर आयोजित सार्वजनिक लोहड़ी समारोह में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम में मेयर दीपक बाली, विकास शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, ब्लॉक प्रमुख सीता राणा, जिला अध्यक्ष कमल जुंदल, जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा, वीसी जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर उत्तम सिंह नेगी, सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल, उप जिलाधिकारी तुषार सैनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं चंपावत के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिले के विकास को नई गति देते हुए रियासी भवन गांव में करीब 170 करोड़ रुपए की लागत वाली 20 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, मोटर मार्गों का सुधार, पार्किंग विकास और सैनिक विश्राम गृह जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने माता रणकुची मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और जनसंवाद के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। तो वहीं बागेश्वर कुमाऊं की काशी के नाम से शुमार शिव की नगरी बागेश्वर धाम में 20 जनवरी तक ऐतिहासिक यहां पर नुमाइश मैदान में लगने वाले उत्तरयाणी मेला 2026 का आगाज हुआ। उत्तरयाणी मेले के लिए बागेश्वर शहर व बागनाथ नगरी रंग बिरंगे तरीके से सजाया गया। मुख्य जिले प्रभारी मंत्री कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक उत्तरयाणी मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उसके बाद उन्होंने नुमाइश मैदान में लगे हुए विभिन्न सरकारी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। अत्यधिक डिजिटल मंच पर यहां विभिन्न जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उत्तरयाणी मेले का शुभारंभ हुआ।
देखिए, मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को आज उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है और देखिए इस लोक पर्व की एक स्पेशल बात यह है कि 14 जनवरी को ही ये पर्व जो है मनाया जाता है हर साल। दूसरे पर्वों की डेट चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा लोक पर्व है, हमारी संस्कृति है। मैं समस्त बागेश्वर के हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और जिन लोगों के कृषकों के स्टॉल मैंने देखे, पशुपालन के स्टॉल देखा, मत्स्य का स्टॉल देखा, हमारे जो आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी आजीविका यहाँ पर सरकार की योजनाओं के माध्यम से चला रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन चारधाम यात्रा जारी है। तीर्थयात्री शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शीतकाल के बाद अगर देखा जाए तो अप्रैल मई में जब चारों धामों के कपाट खुलेंगे तो विधिवत रूप से चारधाम यात्रा शुरू होगी और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी में लगा हुआ है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी लोगों से चारधाम यात्रा में आने की अपील की है और आश्वस्त किया है कि सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार भी चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। नहीं, लगातार हमारी देखिए अभी यात्रा संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा चली है। बहुत खराब मौसम के बाद आपको पता है बहुत टाइम ऐसा रहा जिसमें कि यात्रा बाधित रही आपदाओं के चक्कर में, लेकिन उसके बाद भी मैं धन्यवाद करूंगा समस्त अधिकारियों का, सारी एजेंसीज का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे लोगों की व्यवस्था करने में, सुगम यात्रा बनाने के लिए। उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा वहाँ पे जनहानि ना हो। अंकिता भंडारी प्रकरण में पद्मश्री और पर्यावरणविद अनिल जोशी द्वारा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर किए जाने पर समाज के बुद्धिजीवी, विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस पर मूल निवासी भू कानून संघर्ष समिति ने पत्रकार वार्ता कर इस एफआईआर पर कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जब अंकिता भंडारी के माता जी और पिताजी ने एक पत्र मुख्यमंत्री धामी जी को दिया था कि सीबीआई जांच हो अंकिता प्रकरण में, पूरे प्रकरण में, और उसमें जो निगरानी है सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में वो जांच हो, उसके बावजूद उस पत्र का संज्ञान न लेके मुख्यमंत्री धामी जी ने अचानक से एक व्यक्ति आते हैं, इस पूरे सीन में कूद जाते हैं, पर्यावरणविद अनिल जोशी जी, उनके एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच करते हैं। हमें घोर आपत्ति है कि अनिल जोशी के द्वारा एफआईआर जो हुई है उसके बाद जो सीबीआई जांच हुई है, ये साफ साफ साजिश लगती है कि कहीं न कहीं अंकिता के माता पिता को इस जांच से दूर रखा जा रहा है और अनिल जोशी जो पूरे प्रकरण में कहीं नहीं थे, ना अंकिता भंडारी के जो पूरा मुद्दा उठा था, ना तो पहले दिन से लेकर अभी तक अनिल जोशी जी का कोई बयान आया या अनिल जोशी जी ने इस पे कोई कार्य किया, और अचानक से वो आते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसका संज्ञान लेके उत्तराखंड में जो है सीबीआई जांच की संस्तुति दी जाती है। कि सरकार ने जो सीबीआई जांच की जो संस्तुति की है, क्या वो पूरे अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण की जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके आज तक की है, या क्या ये सीबीआई जांच की जो संस्तुति है ये केवल ये जो अभी हाल फिलहाल में ये जो ऑडियो प्रकरण आया है और उस ऑडियो प्रकरण में जो नाम आया उसकी जांच है? तो हम चाहते हैं कि जो ये सीबीआई की जो जांच हो, ये जांच अंकिता भंडारी प्रकरण जब से वो ट्रैप हुई और तब से लेके और आज तक का पूरा घटनाक्रम का सीबीआई जांच। प्रकरण में घुसना कई तरह के संदेह पैदा। तो वहीं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की यहां पर आज्ञा दे दी है, मर्जी दे दी है। वहीं इस पूरे मामले में स्वामी दर्शन भारती और पर्यावरणविद अनिल जोशी की भूमिका को लेकर उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं, जिस पर विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं इसमें सत्ता का खेल नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में शुरू से ही सरकार संदेह के घेरे में रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर दिल्ली राजघाट पर मौन रखूंगा। इन सब चीजों में सत्ता का खेल दिखाई देता है। अब उसमें कौन प्यादा बनना है सत्ता का, और देखिए प्रारंभ से ही सत्ता अंकिता के प्रकरण में कहीं न कहीं डूबियस मतलब संदेहास्पद है।
एफआईआर दर्ज करने में विलम्ब होता है, फिर बॉडी रिट्रीव करने में देर लगाई जाती है, उसके मोबाइल आदि नहीं मिलते हैं, सीसीटीवी कैमरे और वहाँ बुलडोजर चलता है, आग लगाई जाती है जहाँ बनता रिजॉर्ट है। तो ये सब चीजों को लेकर के पहले से ही एक संदेह का वातावरण है और फिर वो संदेह और गहरा हो जाता है। वहीं मेले भारतीय संस्कृति की पहचान है, क्योंकि वो धर्म, कला, व्यापार, मनोरंजन और सामाजिक मेलजोल को एक साथ लाते हैं, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यमकेश्वर विधानसभा के दालनीखेत में यहां पर आपको बता दें कि गेम मेला महोत्सव का आयोजन किया गया है। 125 साल पुराने इस गेम महोत्सव में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भी शिरकत की है। इस अवसर पर हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मेला हमारी संस्कृति की पहचान है और इसका संरक्षण करना हमारा फर्ज है। जिन्होंने सबको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, सबको वर्ष भर में ये उत्तरायणी जिस समय सूर्य भगवान दक्षिण से उत्तरायण की ओर आते हैं, तो उस समय पूरे देश के अंदर जहाँ एक खुशहाली का वातावरण होता है, दक्षिण में जहाँ पोंगल के रूप में मनाते हैं और पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर कौतिक और उत्तरायणी और तमाम स्थानीय स्तर पर जैसे कि इस यमकेश्वर क्षेत्र के अंदर एक गिंदी का मेला जो है ये बहुत ही श्री मधुसूदन बालूनी जी से ठीक है। तो वहीं धूमधाम से लोक सांस्कृतिक और पहाड़ी परंपराओं के संग दिनेशपुर में यहां पर घुघुती त्योहार और उत्तरायणी कौतिक बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। तो वहीं इस आयोजन में प्रसिद्ध पर्वतीय कलाकारों की प्रस्तुतियां ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध पर्वतीय गायक जितेंद्र तोमकियाल, बेबी प्रियंका, मनोज आर्या, किशन महिपाल और उर्मिला करनाल ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। वहीं इस अवसर पर खड़ग सिंह कर्की ने कहा कि उत्तरायणी और घुघुती जैसे पर्व हमारी संस्कृति की पहचान है। आप लोगों ने एक पर्वतीय सांस्कृतिक मंच यहाँ पर हमने बनाया है, जिसका नाम पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति है। विगत 9 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक है, हम लोग पहाड़ से यहाँ आए हैं और पहाड़ की जो संस्कृति को इस तराई में उजागर करने के लिए हमने ये आयोजन किया। हम लोग उत्तराखंड से बाहर नेशनल इंटरनेशनल सब जगह शो कर चुके हैं, और जो जनवरी के महीने पे उत्तरायणी कौतिक हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, तो मेन उद्देश्य ये कि घुघुतिया त्यार जिसे बोलते हैं, तो वही हम एक उसको प्रमोट करते हैं कि हमारे पहाड़ में आज के दिन जो कि 13 तारीख को घुघुतिया त्यार बनता है, तो वही यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोग अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने गीतों के माध्यम से इसका प्रचार करते, अपनी संस्कृति को बचाते हैं। पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति दिनेशपुर, जिसके तत्वाधान में पिछले लगातार 9 वर्षों से प्रत्येक वर्ष यहाँ उत्तरायणी कौतिक का पर्व मनाया जाता है, और जिसके माध्यम से इस पूरे उत्तराखंड की संस्कृति की झलक हम सबको देखने को मिलती है। हमारे उत्तराखंड के सभी त्योहार इस पूरे देश को, पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम करते हैं। चाहे हम उत्तरायणी की बात करें, चाहे हम हरेला की बात करें, चाहे हम फूलदेई की बात करें। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में टैलेंट हंट के जरिए यहां पर प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की खोज की जा रही है। ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पार्टी के लिए प्रभावशाली प्रवक्ता और सोशल मीडिया टीम तैयार करना है। जिस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता श्री शिवपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि इस टैलेंट हंट के माध्यम से पार्टी को नए और सक्षम युवाओं को अवसर देने की उम्मीद है। देखिए, जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है और पार्टी नेतृत्व जो है
और वक्ताओं के लिए, जो हमारे रिसर्च वर्कर्स हैं उनके लिए, सोशल मीडिया के लिए नई नई प्रतिभाओं की खोज कर रही है। और जिस उत्साह के साथ टैलेंट हंट प्रोग्राम में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, नए नए लोग इसमें आगे आ रहे हैं, इससे ये प्रतियोगिता अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। और आज राजधानी देहरादून में सेकंड चरण के इंटरव्यू हो रहे हैं। जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट पास किया है तो वहीं महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर डालनवाला थाने में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन का श्रेय देर शाम पहुंचे हरीश रावत को चला गया। आपको बता दें कि देर शाम डालनवाला थाने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचकर आंदोलन की कमान को संभालते हुए नजर आए। पुलिस पर यहां एफआईआर दर्ज कराने का दबाव डालने लगे। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत पर कुछ बोलना व्यर्थ है, क्योंकि वो अत्यंत निचले स्तर पर उतर आते हैं और अपने पद और गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते। रावत जी के ऊपर कितना कमेंट करेंगे, पूरा आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि रावत जी बहुत निचले स्तर पर उतर जाते हैं कई बार और अपने पद और कद का भी ख्याल नहीं रखते हैं। अरे उनका काम तो अगर वो ऐसे भी निर्देश कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ मीम चले तो वो थाने पहुंच गए, बीजेपी कार्यालय आने लग गए, तो उनको सुर्खियों में बने रहना है। उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वो नारे खाए कहीं भी बैठने को तैयार है। ये उनकी समस्या है, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, लेकिन उचित नहीं है, उनको थोड़ा अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं थराली विकासखंड सभागार में विकासखंड की पहली बीडीसी बैठक विकास के मुद्दों पर तमाम सवालों के साथ संपन्न हुई और इस बैठक में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, क्षतिग्रस्त सड़कें, आपदा के 4 महीने बाद भी व्यवस्था दुरुस्त न होने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से सवाल किए। वहीं सड़कों की दुर्दशा पर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। कनिष्ठ प्रमुख राजेश चौहान ने वहां तलवाड़ी के स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण की शिकायत विभागीय अधिकारियों के सम्मुख रखी, तो वहीं ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित ने भी एनपीसीसी के अधिकारियों पर सवाल निशान उठाते हुए कहा कि एनपीसीसी के अधिकारी आपदा के समय भी सिर्फ जनप्रतिनिधियों को झूठ बोलकर गुमराही करते हैं। इसके साथ ही विकासखंड की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मूल भवन में संचालित होने के सवाल पर मुख्य विकास अधिकारी ने डॉक्टर को निर्देशित करते हुए हर हाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मूल भवन से संचालित करने के निर्देश दिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बड़ा हर्ष का विषय है कि पूरे जिला चमोली की प्रथम बैठक थराली ब्लॉक को मिली है और हमने ही शुरुआत करी है। तो आज हमारे इसमें माननीय आप सीडीओ साहब, माननीय डीडीओ साहब, माननीय डीपीआरओ साहब और खंड विकास अधिकारी, तो ये सब आज जो है हमारी मीटिंग में रहे। और रहा एनपीसीसी का तो मैं आपको बता दूं, इसको मैं बहुत ज़्यादा सफल तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी क्योंकि पहली बीटीसी है, जनप्रतिनिधियों को अभी इसमें कुछ अभी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हाउस में जो भी लोग बैठे हैं सब नए लोग बैठे हैं, तो एक बार जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग अगर पूरी हो जाए तो मैं समझता हूं कि कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, कैसे प्रश्नों का जवाब लिया जाता है। और मेरा तो एक निवेदन भी है और एक सुझाव भी है कि सदन में क्वेश्चन जो है कि बीटीसी से होने से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जमा कर लिए जाएं और विभागों को प्रश्न भेजे जाएं, और जब अधिकारी सदन के अंदर आए तो पूरी तैयारी के साथ आए, जो कि उनका वो जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दे पाए और उन पर अच्छी से कार्रवाई हो पाए। ये इतना ही मेरा संदेश है। और आज क्योंकि पहली बीटीसी थी, मैं सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और उत्तराखंड की खबरों के साथ, आप बने रहिए। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साथ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अच्छा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा। देवभूमि उत्तराखंड, आज यही देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा भूमि बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा करने में निरंतर योगदान दे रही हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 2000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है।
जबकि 8000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं ने भी ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा किया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 13 मार्च 2023 को लागू उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य 2027 तक उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर उत्पादन का है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही लैंड यूज बदलाव के शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजना की पहल भी की गई है। इस साल की शुरुआत में मैंने ये प्लांट लगवाया। इस प्लांट के लगने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो बिजली का बिल है वो आ ही नहीं रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ लोग बिजली की इतनी खपत हो रही है, इस योजना का लाभ लें। जब हमारा बिल, मेरा बिल जो खुद देखता था मैं कि 1500, 1700, 1800 तक बिल आ जाता था, तो आज आप देखिएगा अभी तक मैंने 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है। तो निश्चित ही है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जियो थर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन की राह प्रशस्त होगी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड को देश के ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बागेश्वर कुमाऊं की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागनाथ नगरी में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला शुरू हो गया है। वहीं ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में लगने वाले इस मेले की शुरुआत के साथ ही बागेश्वर शहर और बागनाथ मंदिर रंग बिरंगी लाइट्स और झांकियों से सजा हुआ नजर आया। बता दें कि इस मौके पर कुमाऊं के पारंपरिक ढोल, पिथौरागढ़, मुनस्यारी और मदकोट के सांस्कृतिक झांकियां दर्शाई गई, जिनमें स्थानीय सांस्कृतिक और विभिन्न स्कूलों की सांस्कृतिक टीमों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं इस मौके पर बागनाथ मंदिर को 2 क्विंटल प्राकृतिक फूलों और मालाओं से सजाया गया। देखिए, उत्तरायणी मेला 2026 का आज आगाज हुआ है। आज हमने अभी यहाँ पर तहसील परिसर से हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगणों ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को रवाना किया है। मैं इस मेले की जो है आज शुभारंभ और इसका समापन जो है 20 तारीख को होना है। और आज तो अभी हम लोग की झांकी तो बहुत सुंदर झांकी के रूप में हम लोग नुमाइश केंद्र पर पहुंचेंगे। यहाँ पर हमारे प्रभारी मंत्री जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान सौरभ भोगड़ा जी द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। और नुमाइश केंद्र पर जो हमारी प्रदर्शनी बनी है और जो सांस्कृतिक मंच बना है, जो नदी बगड़ में हमारा अन्य एक्टिविटी जो भी है, इन सब में बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लें, ऐसी मेरी मनोकामना भी है और इच्छा भी है कि आप लोग आए, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। मैं सबको भूतिया त्योहार की और नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहें उत्तराखंड के बुलेटिन में।